सुप्रभातम। ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमारा जो शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का जो षष्ठ प्रश्न पत्र संस्कृत शिक्षण है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने जो प्रथम इकाई थी उसके बारे में अध्ययन किया था और उसमें अनिवार्य संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि कानि सन्ति तस्य विषय चर्चा पूर्व में। उसके बाद में द्वितीय जो इकाई थी संस्कृत भाषा शिक्षण से महत्व उपयोगिता च, और आज की जो हमारी तृतीय इकाई है संस्कृत भाषा शिक्षण से सिद्धांता सूत्राणि च। जैसा कि आप देख रहे हैं श्याम पट में भी पृथक पृथक रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं वो इधर लिखे हुए हैं और सूत्र हैं वो उधर लिखे हुए हैं। तो आप इनको इस प्रकार से इस चार्ट के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत शिक्षा अध्ययने सिद्धांत से अर्थ क्या होता है, अर्थात कि शिक्षा का अध्ययन करते समय सिद्धांत का अर्थ क्या है उसके बारे में भी जानकारी होना अनिवार्य है। तो एकस्मिन् काले पाठ संबंधी अनेक पक्षान् विज्ञाय छात्रान् निश्चित उद्देश्यं प्रति प्रेरणम इति सिद्धांतः भवति। कह रहे हैं कि एक समय में पाठ संबंधी अनेक पक्षों को जान करके छात्रों को निश्चित उद्देश्य के प्रति प्रेरित करना ही सिद्धांत कहलाता है। अब संस्कृत भाषा शिक्षण से विशेष सिद्धांतः कानि सन्ति तेषां विषये अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। तर्हि प्रथमं सिद्धान्तः अस्ति अनु अभिव्यक्ति सिद्धान्तः। एषः सिद्धान्तः एतत् सिद्धान्तः किं भवति अस्मिन् विषये अनु इति शब्दस्य अर्थः भवति पीछे। पीछे किसके कह रहे हैं, अस्मिन् सिद्धान्ते शिक्षकः प्रथमं मूलपाठस्य स्वयं अध्ययनं करोति, स्वस्वर पद्यानां वाचनं करोति, और यदा कक्षायां यदा शिक्षकेन मूलपाठस्य वाचनं क्रियते तदा छात्राः शृण्वन्ति, तदनन्तरं छात्राः तत्पाठस्य अध्यापकानुगुणं वाचनं कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि इस सिद्धांत में सर्वप्रथम अध्यापक है वो मूल पाठ का स्वयं अध्ययन करता है, सस्वर उसको यति गति लय आरोह अवरोह पूर्वकम स्वयं पहले उसका वाचन करता है, और जब शिक्षक मूल पाठ का वाचन करता है उस समय छात्र जो है वो एकाग्र चित्त होकर के वो उसको ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद में छात्र भी छात्राध्यापक के अनुसार ही, यानी जैसा अध्यापक ने उस पाठ का या उस पद्य का वाचन किया है उसी के अनुसार उसके पीछे पीछे जो छात्र हैं वो उसका वाचन करते हैं। इससे होता क्या है कि शिक्षार्थियों में यानी छात्रों में का जो विश्वास है वो और अधिक सुदृढ़ हो जाता है, और उससे क्या होगा वाचन से कि अशुद्धियाँ जो है वो भी दूर होंगी। संस्कृत शिक्षणे विशेषज्ञता प्राप्त्यर्थम अनु अभिव्यक्ति सिद्धांतः महत्वपूर्ण वर्तते। कह रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अनु अभिव्यक्ति सिद्धांत है वो भी महत्वपूर्ण माना गया।
द्वितीय जो हमारा विशेष सिद्धांत आता है उसमें आता है पाठावृत्ति अभ्यास से सिद्धांत है। अर्थात पाठावृत्ति का तात्पर्य कि पाठ से आवृत्ति, पाठ से पुनः पुनः वाचनम इति पाठावृत्ति होती है। तो कह रहे हैं अस्मिन् सिद्धांते पाठ से शुद्धोच्चारण सहित, पाठ के शुद्ध उच्चारण के साथ साथ पुनः पुनः अभ्यास करणीय, बार बार इसका अभ्यास करवाया जाता है। इसी के आधार पर इसका सिद्धांत का जो नाम है वो पाठावृत्ति सिद्धांत रखा गया है। अर्थात पाठ की बार बार आवृत्ति। अनेक प्रकारेण मूल पाठ कंठस्थ है भवति। इससे क्या होगा कि छात्र जब बार बार उसका वाचन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो वो जो पाठ है उस पाठ की में निहित जो पद्य है, पद्य के जो भाव है, पर्यायवाची है, छंद है, अलंकार है, यति गति, आरोह अवरोह है, इन सब का ज्ञान छात्र को हो जाता है। उच्चारण से अशुद्धि ही दूरी होती। और इससे दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य वो क्या होगा कि हमारे उच्चारण में होने वाली जो अशुद्धियां हैं उनमें भी अपेक्षित सुधार आवश्यक रूप से होगा। तदनंतर उसके बाद अध्यापक पाठ से पाठांश से, पाठ के जो अंश हैं उनकी व्याख्या करता है। अनेन सिद्धांतेन एक लाभ अयम अपि अस्ति यते भविष्य पाठ वेदानां परीक्षित अंशानां संभावना न्यूनता भवति। तो कह रहे हैं कि पाठावृत्ति अभ्यास प्रारंभिक स्तरीय उपयोगी भवति, यानी जो प्रारंभिक जो कक्षाएं होती हैं उनके लिए ये जो पाठावृत्ति सिद्धांत है ये बहुत ही उपयोगी माना गया है। ये तो ये प्रारंभिक स्तर है, स्मरण सकते है विकास है अधिक है बहुत ही। कह रहे हैं कि प्रारंभिक जो कक्षाएं होती हैं उनमें पढ़ने वाले जो बालक बालिकाएं होती हैं उनकी जो स्मरण शक्ति है वो अधिक होती है। इसलिए ये जो पाठावृत्ति सिद्धांत है ये जो निम्न स्तर की जो प्रारंभिक कक्षाएं मानी जाती हैं उनके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी बताया गया है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है समवेत काव्य पाठ से सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या करते हैं कि यह सिद्धांत अयम सिद्धांत पद्य शिक्षणाय अधिकम महत्वपूर्ण वर्तते। कह रहे हैं कि यह जो सिद्धांत है ये पद्य शिक्षण में अधिक महत्वपूर्ण होता है। गद्य शिक्षण अयम न स्वीकृतम, गद्य शिक्षण में यह स्वीकार नहीं किया गया है। अस्मिन् सिद्धांते पद्यानां सामूहिक रूपेण सस्वर वाचनम भवति। बता रहे हैं कि इस सिद्धांत में जो पद्य हैं उन पद्यों का सस्वर वाचन होता है और पद्य संबंधी ज्ञानम मिलती, और पद्य से संबंधित जो ज्ञान है वो मिलता है। पद्य से संबंधित ज्ञान का तात्पर्य यहाँ क्या है कि उसमें पद को जो पढ़ते हैं अर्थात यानी जो यति है, गति है, आरोह है, अवरोह है, छंद और शुद्धताया वाचनम, पाठ से पद विन्यास से और पदान्वय इत्यादि पद्य संबंधी ज्ञानम अपनी मिलती। बता रहे हैं कि इससे छंद है, अलंकार है, पद विन्यास है, पदों का अन्वय है, पद की पढ़ने की जो गति है वो है, पदों में कितने अंकों वर्णों के बाद में यति होती है उसके बारे में, आरोह अवरोह का जो क्रम है उसके बारे में, इन सब के बारे में हमें पद्य संबंधी जो ज्ञान है वो मिलता है। इत्थम एतासानां वार्तानां व्यवहारिक ज्ञानम उपयोगितायाः ज्ञानम च भवति। इससे व्यवहारिक ज्ञान जो है उसकी उपयोगिता का भी ज्ञान हमें होता है। तीसरा जो सिद्धांत, चौथा जो सिद्धांत बता रहे हैं वो बता रहे हैं अन्वय तात्पर्य बोध से सिद्धांत है। इस सिद्धांत में क्या होता है देखिएगा
पद्य शिक्षणे करते अन्वय ज्ञानस्य आवश्यकम अस्ति, अन्वय से ज्ञानम अपि आवश्यकम अस्ति। बता रहे कि पद्य शिक्षण के लिए अन्वय का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। अस्मिन् सिद्धांते अन्वय माध्यमेन वाक्य संरचनायां गतिम वर्तते, क्योंकि इसमें सिद्धांत में अन्वय के माध्यम से ही वाक्य जो संरचना होती है उसको गति मिलती है। और कारका नाम ध्यानम अपि भविष्यति, और कारक चिन्ह आदि का ज्ञान भी होता है। व्याकरण संधि समास आदि पदानाम अपि ज्ञानम संभवम वर्तते, अतः श्लोकस्य व्याख्या सुगमता पूर्वकम भवति। अगर विद्यार्थी को अन्वय का ज्ञान है तो श्लोक की व्याख्या करने में भी उसे बड़ी सरलता होगी, किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। पांचवा जो बिंदु है वो है शब्द व्युत्पत्ति सिद्धांत। तो कह रहे हैं अयम सिद्धांत अभी संस्कृत शिक्षण से महत्वपूर्ण सिद्धांतम अस्ति। यह जो सिद्धांत है शब्द व्युत्पत्ति सिद्धांत, इसको भी संस्कृत शिक्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। अस्मिन् सिद्धांतम गद्य शिक्षणे पद्य शिक्षणे च सर्वप्रथमः पदच्छेदः भवति। कह रहे हैं कि इस सिद्धांत में चाहे वो गद्य शिक्षण हो चाहे पद्य शिक्षण हो, उसमें प्रयुक्त जो भी संधि युक्त और सामासिक जो पद होते हैं उनका सबसे पहले पदच्छेद किया जाता है, अर्थात संधि युक्त पदानां पृथक्करण है भवति। तत्पश्चात प्रत्येक शब्दानां व्याकरण व्युत्पत्ति अर्थम उपसर्गानां धातूनां प्रत्ययानां विशिष्ट अर्थानां ज्ञानमपि भवति। एवमेव विशेषज्ञतायाः विकासः संभवः वर्तते। अनेन सिद्धांतेन व्याकरण ज्ञानेन दक्षता प्राप्ता भवति। इस सिद्धांत से व्याकरण का जो ज्ञान है उसमें भी हमें दक्षता प्राप्त होती है। छठा जो सिद्धांत वो है रचना शिक्षण से सिद्धांत है। तो सिद्धांत अस्मिन् रचना शिक्षण से सिद्धांत अन्यतमः अस्ति। सभी संस्कृत शिक्षण सिद्धांतों में रचना शिक्षण जो सिद्धांत है वो विशिष्ट माना गया है। अस्मिन् सिद्धांते शिक्षकेन छात्रान् अध्ययनस्य सहगामी क्रिया रूपे निबन्धानां लेखानां कथानां गद्यांशानां रचनायाः ज्ञानम भवति। इस सिद्धांत से क्या बता रहे हैं कि छात्रों की अध्ययन के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, निबंध लेखन, कथा और गद्य के जो अंश होते हैं उनकी रचनाओं का ज्ञान भी उसे होता है। एवं छात्रेषु इसी प्रकार छात्रों में रचनात्मक शक्ति विकासेन शब्द प्रयोगानां वाक्य विन्यासानां अपि विशेष ज्ञानं प्राप्तं भवति। इसके साथ ही छात्रों में जो रचनात्मक शक्ति है उसके विकास के साथ साथ शब्द प्रयोग और वाक्य विन्यास का भी उसे विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। और अंतिम जो शिक्षण सिद्धांत है वो है शिक्षण सूत्राणाम उपयोग से सिद्धांत है। बता रहे हैं कि भाषा शिक्षणे शिक्षण सूत्राणाम निर्धारणम भवति। यथा जैसे इसमें भी हमने लिखे हैं शिक्षण सिद्धांत जो एक है दशम संख्या पर्यंतम अस्ति। तो भाषा शिक्षण में शिक्षण सूत्रों का निर्धारण भी होता है। जैसे ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, प्रत्यक्षात् अप्रत्यक्षम प्रति, पूर्णात् अंशम प्रति, विशिष्टात् सामान्यम प्रति, विश्लेषणात् संश्लेषणात्मकम प्रति, मनोवैज्ञानिक कर्मात् तार्किक कर्मम प्रति, अनिश्चितात् निश्चितम प्रति और उदाहरणात् नियमम प्रति। तो इस प्रकार से हमने संस्कृत शिक्षण के जो विशेष सिद्धांत है, जो अनु अभिव्यक्ति सिद्धांत से प्रारंभ होकर के शिक्षण सूत्राणाम उपयोग से सिद्धांत है, यहाँ तक के 7 सिद्धांत हमने पढ़े। अब हम आगे देखते हैं
संस्कृत शिक्षणस्य सूत्राणि कानि च, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले जो शिक्षण सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पहला जो शिक्षण सूत्र आता है वो आता है ज्ञातात् अज्ञातम। बता रहे हैं कि छात्रस्य पूर्व ज्ञानम एवं नवीन ज्ञान से आधार स्वरूपम भवति। कह रहे हैं कि छात्र का जो पूर्व ज्ञान है वही नवीन ज्ञान का आधार स्वरूप होता है। अतः अध्यापकस्य कृते इदम आवश्यकम अस्ति यत् छात्रस्य पूर्व ज्ञानम ज्ञात्वा एव अध्यापयते। इसलिए प्रत्येक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह छात्र के पूर्व ज्ञान को जानकर ही उसे पढ़ाना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान को जानकर ही नवीन ज्ञान की ओर छात्रों को अग्रेसित करना चाहिए। अनेन छात्राय नवीन ज्ञान से अधिगमे सारल्यम भवति। इससे फायदा क्या होता है कि इससे छात्रों में नवीन ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान का जो अधिगम है वो प्राप्त करने में उन्हें सरलता होती है। दूसरा जो शिक्षण सूत्र है वह सरलात कठिनम प्रति। बालकेभ्यः सर्वप्रथमे सरल वार्ता तथ्या वा प्रतिपादित। बता रहे हैं जब हम कक्षा में अपना जो अध्यापन कार्य प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम बालकों को सरल वार्ता और उस पद्य से या गद्य से संबंधित जो तथ्य हैं वो सरल रूप से प्रस्तुत करने चाहिए। तदनंतरम और उसके बाद कठिन विषयाणाम वर्णनम करणीयम। उसके बाद में कठिन विषयों का वर्णन करना चाहिए। इससे क्या होगा, यतो ही बालकः सरलस्य मोह एव जटिलम अपि पठितुम शक्यते। इससे फायदा क्या होगा कि जो छात्र हैं वो सरल के मोह से जो जटिल विषय है वो भी पढ़ने में सक्षम हो सकेंगे। आगे जो तृतीय सूत्र है वह स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, अर्थात बता रहे हैं कि अध्यापकेन स्थूल वस्तुना माध्यमेन सूक्ष्म विषयाणाम पठन पाठनम करणीयम। कि अध्यापक को स्थूल जो बड़ी वस्तुएं होती हैं उनके माध्यम से जो सूक्ष्म जो छोटी वस्तु विषय है उनका पठन और पाठन कराना चाहिए। यतो ही जैसे मान लीजिए हमने छात्रों को धेनु के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि धेनु विषयोपरि निबंध लेखना आदौ तस्याः चित्रम छात्राणाम समक्षे प्रस्तुयः। छात्रों के सामने धेनु का निबंध लिखवाने से पहले धेनु का जो चित्र है वो छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद में तस्याः आकृति विषय लेखनाय निर्देशः दातव्यः। फिर उसके बाद में हमें ये कहना चाहिए कि ये जो धेनु का चित्र है इसमें दिखने वाली जो प्रत्येक आकृति है प्रत्येक जो अंग है उसके बारे में आपको लिखना है। तदनम तस्याः उपयोगिता आदि सूक्ष्म विषयाणाम विषय लेखना है प्रेरणा दातव्यम। उसके बाद में जब वो उसको लिख लेते हैं काय की आकृति के बारे में उसके अंगों के बारे में तो उसके आधार पर हम छात्रों को फिर दूसरा जो निबंध है वो भी लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चौथा जो सूत्र है वो है प्रत्यक्षात् अप्रत्यक्षम प्रति। तो कह रहे हैं कि तानि च सम्यक रूपेण अवगच्छन्ति। हमें वही विषय बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिसको छात्र जो है वो आसानी से उसे अच्छे प्रकार से समझ सके। तो कह रहे हैं कि इतिहासे राजस्थान प्रदेश से ऐतिहासिक स्थलादीनां अध्यापनात् पूर्वं शैक्षिक भ्रमण माध्यमेन ज्ञान प्रदानम अतीव सरलम भवति। तो कह रहे हैं कि इतिहास में जो राजस्थान प्रदेश है उसके जो ऐतिहासिक स्थल है उनको पढ़ाने से पहले शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से उन्हें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी शैक्षिक जो भ्रमण है उन्हें
पर्यटक जो भी स्थल है उनका भ्रमण करवा कर फिर उसके बारे में उन्हें लिखने के लिए कहना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। अगला जो सूत्र है वो है पूर्णात् अंशम प्रति। तो कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक मतानुसारम बालकस्य विचाराणि अखंडितानि भवन्ति। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक के जो विचार हैं वो अखंडित होते हैं। अतः एव सह प्रारंभे पूर्ण वस्तु नहीं जानाती, इसीलिए वह पहले पूर्ण जो वस्तु उसके सामने प्रस्तुत है वो उसे ही जानता है, न तो अंशान, न कि उसके अंशों को। यथा कक्षा शिक्षणे आदौ कथा बालक पाठम प्रति आधिक्यम ध्यानम दास्यति। अगला जो हमारा छठा सूत्र है वो है विशिष्टा सामान्यम प्रति। तो कह रहे हैं कि अस्मिन् शिक्षण सूत्र है आगमन विधेय प्रयोग है क्रियते। आगमन निगमन जो विधियां हैं व्याकरण की, उस व्याकरण की जो आगमन विधि है उस आगमन विधि में यह जो विशिष्टा सामान्य प्रति जो सूत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। अतः शिक्षक है विशिष्ट उदाहरणानि प्रस्तुत। इसमें होता क्या है कि शिक्षक जो है वो सबसे पहले छात्रों के समक्ष जो विशिष्ट उदाहरण होते हैं वो प्रस्तुत करके बाल के ध्येय एवं सामान्यकरण से माध्यम नियम ज्ञानम करोति। और वो उदाहरण प्रस्तुत करके उसके बाद में बालकों के माध्यम से ही जो सामान्यकरण है और जो नियम ज्ञान है वो करवाता है। अस्य सूत्र से प्रयोग है, इस सूत्र का प्रयोग भाषा व्याकरण विज्ञान गणित आदि नाम शिक्षण अवसरे भवति। इसमें व्याकरण विज्ञान गणित आदि के शिक्षण के अवसर पर इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग अधिक होता है। सप्तम जो बिंदु है विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति। तो इसमें कस्यापि विषय से पूर्व ज्ञान से कृते शिक्षणे विश्लेषण संश्लेषणयोः आवश्यकता होती। अरे किसी भी विषय के पूर्व ज्ञान के लिए शिक्षण कार्य में विश्लेषण और संश्लेषण की आवश्यकता होती है। यथा विश्लेषण का मतलब क्या है कि किसी भी बिंदु को विस्तृत रूप से बताना, और संश्लेषण का तात्पर्य क्या है कि उसी बिंदु का जो सूक्ष्म रूप होता है उसको बताना। तो उदाहरण दे रहे हैं कि भूगोल शिक्षणे आदौ भारतस्य मानचित्र पृथक प्रांतानां संस्कृति भौगोलिक स्थिति प्रकृति आदीनां वर्णनम कार्यम तदनंतरम प्रांतीय विविधतायाः एकतायाः वर्णनम करणीयम। यानी किसी भी प्रांत के बारे में जानकारी करने के लिए उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसका भी जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद में ही उस प्रांत की जो विविधता और एकता है उसके बारे में वर्णन करना चाहिए। अगला जो बिंदु है वो है मनोवैज्ञानिक कर्मात् तार्किक कर्मम प्रति। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अध्यापन छात्र से रुचि जिज्ञासा मानसिक स्तरानुसारम विषय से प्रारंभ करेंगे। इस बिंदु में क्या बता रहे हैं कि अध्यापक को छात्रों की रुचि जिज्ञासा और मानसिक स्तर के अनुसार अपने विषय का प्रारंभ करना चाहिए। इति मनोवैज्ञानिक कर्म अस्ति। इसे क्या कहा गया है? मनोवैज्ञानिक कर्म। ततश्च और उसके बाद शनै शनै ही यथा यथा धीरे धीरे जैसे जैसे छात्र से ज्ञानम वर्धते, छात्र का ज्ञान बढ़ता है, तथा तथा तब तब कर्मबद्ध शिक्षण कुर्यात्। हमें अपना जो शिक्षण कार्य है वो कर्मबद्ध रूप से करवाना चाहिए। कक्षायाम और कक्षा में दृश्य श्रव्य उपकरणानाम प्रयोग है मनोवैज्ञानिक ततश्च तक्रे समीक्षा स्यात्। कह रहे हैं कि दृश्य श्रव्य जो उपकरण होते हैं जिनमें शिक्षण में बहुत ही उपयोगिता बताई गई है, कहते हैं कि उससे शिक्षक का
उससे शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो भी विशिष्टता को प्राप्त करता है और छात्रों का जो ज्ञान है वो भी स्थायी होता है। तो कहते हैं कि दृश्य श्रव्य उपकरण नाम प्रयोग है, जो शिक्षण में जो दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग है वो मनोवैज्ञानिक तर्क समीक्षा शास्त्र से उसके मनोवैज्ञानिकों ने भी उस तरह की समीक्षा की है। इति तार्किक कर्म है भवति, और इसी को तार्किक कर्म कहा जाता है। आगे जो नवम बिंदु है अनिश्चितात् निश्चितम प्रति, तो बता रहे हैं कि प्रारंभे बालकस्य ज्ञानम अनिश्चितम भवति। प्रारंभिक बालक की जो शेषावस्था होती है उसमें शेषावस्था या योग है कि बाल्यावस्था, उस बाल्यावस्था में क्या है कि बालक का जो ज्ञान है वो निश्चित नहीं होता है। अतः बालकस्य अनिश्चित तथ्यानाम आधारे एव छात्रान् नियत तथ्यानि प्रति वक्तव्य। अतः बालक के अनिश्चित तथ्यों के आधार पर ही छात्रों को सामने जो तथ्य हैं वो प्रस्तुत करने चाहिए। विज्ञान से सिद्धांताना विषय है, विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनके विषय में भी छात्र से ज्ञानम अनिश्चितम भवति। देखिए छात्र को विज्ञान जो भी भाषा है, जो भी उसके सिद्धांत हैं, जो भी विज्ञान में निहित जो पृथक पृथक ज्ञान है उससे छात्र क्या है अपरिचित रहता है। तो कहते हैं कि विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांत के विषय में भी छात्र का जो ज्ञान है वह निश्चित होता है। अतः अध्यापक स्वकीय तथ्य उदाहरण तत् ज्ञानम छात्राण समक्षे स्थापयते। इसलिए अध्यापक को अपने जो तथ्य हैं वो उदाहरण के साथ छात्रों के समक्ष स्थापित करने चाहिए। अंतिम जो बिंदु है उदाहरणात् नियमम प्रति, तो ये जो शिक्षण सूत्र है इसमें बता रहे हैं कि अस्य शिक्षण सूत्र से प्रयोग है आत्मन आगमन विधौ क्रियते है। इस शिक्षण सूत्र का जो प्रयोग है वो आगमन विधि में किया जाता है। अस्मिन् प्रथमं छात्राणां समक्षे कस्याचित् विषयस्य उदाहरणानि प्रस्तुयन्ते तदनन्तरं नियमस्य स्थापना क्रियते। तो इस शिक्षण सूत्र में क्या होता है कि जैसा कि बताया कि इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग है वो आगमन विधि में होता है। इसमें सर्वप्रथम छात्रों के सामने किसी भी विषय के सर्वप्रथम उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद में नियम की स्थापना की जाती है। यानी आगमन और निगमन दोनों ही जो व्याकरणात्मक विधियां हैं, इन दोनों ही विधियां जो है वो विपरीत होती है। एक में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और एक में पहले नियम प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज का जो भी हमारा संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत सूत्राणी जो इकाई है, यह परीक्षा की दृष्टि से और आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह जो इकाई है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें जो विशेष सिद्धांत हैं और जो सूत्र हैं ये परीक्षा में भी प्रतिवर्ष प्रश्न पत्र लाने वाले के द्वारा पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी इनका ध्यान से अध्ययन करें। धन्यवाद।